मोशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें रेस्ट पे होती हैं। रेस्ट मतलब मूव नहीं कर रही होती, एक जगह पे स्थिर होती हैं। और कुछ चीज़ें मोशन में होती हैं, मतलब चल रही होती हैं या मूवमेंट में होती हैं। तो बर्ड्स, जैसे हम पशु पक्षी देखते हैं उड़ते हुए, मछली तैरती है, हमारे नसों में खून दौड़ता है, कार जा रही है। ऐसे ही छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल से लेके बड़े बड़े जो ये प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज, ये सब मोशन के अंदर हैं। तो हम जो इंसान मोशन को परसीव करते हैं कि अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये भाई मोशन हुआ। और कई जगह पे हम इनडायरेक्ट भी मोशन को परसीव करते हैं। जैसे कि जो हवा है, वो हम देख नहीं पाते उसका मोशन, लेकिन हवा में जो डस्ट है या जो पत्ते या पेड़ की जैसे टहनी हिलती है, तो हम पता लगाते हैं कि भाई हवा चल रही है, तो हमें दिख नहीं रही। तो सूरज जैसे सुबह उगता है, सनसेट होता है, मौसम बदलते हैं, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्यों होता है ऐसा। तो क्या ये जो धरती की जो मोशन है उसके कारण है? तो अगर धरती मूव कर रही है तो हमें क्यों नहीं महसूस होता? तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हो सकता है किसी एक को वो मूव करती दिखे और दूसरे को वो स्टेशनरी दिखे। जैसे कि हमें धरती तो मूव करती नहीं दिखती, लेकिन अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे धरती मूव करती दिखेगी, कोई मतलब स्पेस में से देखे। जैसे हम बस पे हम बैठे होते हैं, तो बस में जो अंदर बैठा है उसको बस मूव करती नहीं दिखेगी, उसको तो पेड़ मूव करते दिखेंगे। और बाहर जो है उसको पेड़ जो खड़े दिखेंगे और बस मूव करती दिखेगी। तो मतलब ये रिलेटिव होगी ये मोशन जो है। अगर हम बस में खड़े होते हैं तो क्या और पैसेंजर भी जो हमारे साथ बस में होते हैं वो हमें मूव करते दिखते हैं? सपोज हम जहाँ बैठे हैं बस में और कोई पैसेंजर, तो क्या वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं ये। तो ज्यादातर जो मोशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ चीजें तो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कुछ सर्कुलर पाथ गोल घूमती हैं, कुछ रोटेट करती हैं, जैसे हम सेब को ऐसे घुमा दें तो वो रोटेट करेगा, और कुछ वाइब्रेट करती हैं जैसे पेंडुलम, स्प्रिंग, इस तरीके से। तो कुछ तो ये मोशन है, कुछ कॉम्बिनेशन है इन मोशंस के। तो पहले तो हम स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है इस चैप्टर में उसको सीखते हैं। हम सिंपल इक्वेशन और ग्राफ के अंदर भी मोशन को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, और सर्कुलर मोशन के बारे में हम बाद में आगे जाके देखते हैं। तो एक्टिविटी ये है कि आपस में हम डिस्कस करते हैं कि क्लास में कि जो दीवार है क्लास की वो रेस्ट पे है या मोशन में। दूसरी एक्टिविटी ये करते हैं कि ये आपस में डिस्कस करते हैं कि ट्रेन के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, जब दूसरी ट्रेन साथ में खड़ी होती है तो कई बार हमें लगता है हमारी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन हमारी ट्रेन खड़ी होती है और दूसरी ट्रेन धीरे धीरे मूव कर रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और भी कुछ चीजें हम जहन में थोड़ा इन पे सोच सकते हैं। कुछ मोशन जो हैं वो इरेटिक और अनकंट्रोल्ड हैं, जैसे कि नदी में बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, सुनामी, समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं 3-3 मंजिल ऊंची, जितनी ऊंची। तो सुनामी, कभी जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती है, समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो इस तरह की जो इमोशंस हैं सारे, तो ये तो खतरनाक हैं। इसके उलट कुछ मोशंस हैं जो कंट्रोल्ड हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना, टरबाइन का मोशन जो मूव करके बिजली हम पैदा करते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या हम चाहेंगे
कि जो अनकंट्रोल्ड मोशंस को हम कंट्रोल कर सकें ताकि वो नुकसान ना पहुंचाएं, फायदे के लिए उन्हें यूज कर सकें। तो ये आपस में हम डिस्कस करते हैं। अब हम मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो किसी चीज की लोकेशन हमेशा हम स्पेसिफाई करते हैं रेफरेंस पॉइंट से। एक जैसे गांव के अंदर कोई स्कूल है तो किसी को बताना होगा तो हम ऐसे रेफरेंस बताएंगे कि 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर दूर है जी। तो एक तो डायरेक्शन बता दी हमने नॉर्थ और डिस्टेंस बता दिया 2 किलोमीटर, और रेफरेंस पॉइंट क्या दे दिया, रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन से इतनी दूरी पे। तो ऐसे ही जब भी हमें किसी चीज की लोकेशन बतानी होती है तो हमेशा लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट के उससे होगी, और रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओरिजिन यानी शुरुआत कहां से करनी है। अब हम देखते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, की सीधी लाइन में जो मोशन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो सीधी लाइन में मोशन है वो एक तरह का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोशन है। वो एक एग्जांपल देखते हैं। नीचे जो ये डायग्राम है इसमें ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओ से हमने स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू किया और सी बी से होते हुए ए तक गए, और वापस ए से बी से होते हुए दोबारा सी तक आके रुक गए। तो ये किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, ओ रेफरेंस पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन है एक। तो जब हम ओ से ए तक गए तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ए से दोबारा जब हम सी तक आए तो ये 35 किलोमीटर है। तो टोटल ओ से ए तक गए और ए से सी तक आए, तो टोटल हमने डिस्टेंस या लेंथ कितना कवर किया, 95 किलोमीटर। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब तो जो डिस्टेंस ये जो हम बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हम कि डिस्टेंस क्यों, इधर पहले एक साइड में गए थे फिर वापस आए, तो कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो चीज ओ से लेके एक्चुअल में तो फाइनल सी तक ही पहुंची, चाहे वो ए तक होके वापस आ गई हो, तो जो फाइनल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां से हमने शुरू किया था इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस केस के अंदर जीरो से शुरू किया था और फाइनल हम 25 सी पे पहुंचे, तो 25 किलोमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस हमने टोटल कवर किया जो 95 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है जो मैग्नीट्यूड। तो ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, क्या वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल है। जब हम ओ से ए पे गए थे तो ये टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस हमने तय किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी 60 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट का। फिर बी तक जब वापस आए तो डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 25 किलोमीटर, मतलब 85 किलोमीटर जो है जो हमने डिस्टेंस मूव किया। तो लेकिन डिस्टेंस तो मूव 85 किया और जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का 35 किलोमीटर है। तो मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो जो पाथ लेंथ है उसके इक्वल नहीं होता। पाथ लेंथ इस केस में ज्यादा है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम है।
मैग्नीट्यूड कहते हैं हम किसी भी उसकी वैल्यू के न्यूमरल वैल्यू को। इसमें हम डायरेक्शन के बिना जो न्यूमरल वैल्यू है, सपोज ये 85 है तो इसका मैग्नीट्यूड 85 है। अगर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हमें पता लग रही तो ये मैग्नीट्यूड है। तो ये और देखते हैं क्या कोई चीज कहीं दूर गई और वापस वहीं पे आ गई तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। हाँ, 0 भी हो सकता है। अगर हम इस एग्जांपल में O से लेके A तक कोई चीज गई फिर दोबारा O तक आ गई तो डिस्टेंस कवर तो उसने 120 किलोमीटर कर लिया, लेकिन क्योंकि वो O पे दोबारा पहुंच गई तो डिस्टेंस कवर्ड 120 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वो वहीं पे चीज है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 मानी जाएगी। तो इसमें एक्टिविटी करके देखते हैं। एक स्केल लेते हैं मीटर लंबा और एक रस्सी लेते हैं और बास्केटबॉल के साइड में चलते चलते दूसरे अपोजिट कोने पे पहुंचते हैं, मतलब डायगोनली अपोजिट कोने के ऊपर साइड साइड में चलना है और हमने डिस्टेंस कवर्ड नापना है और डिस्प्लेसमेंट नापना है। क्योंकि साइड साइड में चल के पहुंचे हैं तो डिस्टेंस आपका ज्यादा निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट तो डायगोनली कितना जो दूरी पे है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो कम होगी डिस्टेंस कवर्ड। तो ये मेजर करना है हमने। एक और एक्टिविटी बताइए कि एक ऑटोमोबाइल मतलब चला भुवनेश्वर से और दिल्ली पहुंचा तो उसकी ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो ओडोमीटर की रीडिंग बता रहा है 1850 किलोमीटर। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता लगाइए मैप के ऊपर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के जो है। तो ये दो एक्टिविटीज इसमें जो हमने करनी है।